आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। 7 मई से शुरू हुए इस अभियान में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर मिट्टी में मिला दिया। आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ शुरू की गई इस जंग में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर अफसोस है कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाकायदा जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पहलगांव तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने अपने अदम्य साहस, शौर्य और अपार पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, सेना हर मिशन के लिए तैयार है और आतंकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नमानत जल्दी जड़ गए, 3 ही दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। और आज सेना ने भी यही कहा है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो क्या वाकई में ये पिक्चर से पहले का वो ट्रेलर है जिसके बाद ये तय होगा कि पिक्चर लॉन्च करनी है या नहीं करनी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल माथुर जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी। अनुपम जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि किसी देश के खिलाफ जंग की शुरुआत नहीं की गई थी, आतंकवाद के खिलाफ थी। और क्या आपको लग रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में बाकायदा एक वो संदेश दिया गया जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी, क्योंकि भय बिनु होई ना प्रीत, और उसमें भय होना बेहद जरूरी था? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अनुपम जी, आपसे पूछ रहा हूं। अवश्य। देखिए, ये वाकया है भय बिन होए ना प्रीत, ये वहां पर उसका उदाहरण मिलता है जब समुद्र की पूरी पूजा करने के बाद, उससे मन्नत मांगने के बाद कि हमें रास्ता दीजिए, श्रीलंका जाना है रावण से युद्ध करने के लिए, सीता को लाने के लिए, और समुद्र कोई उसका जवाब नहीं दे रहा, तब क्रोध में रामचंद्र जी ने अपना जो है धनुष संभाला, प्रतिंचा पर उन्होंने बाण चलाया और समुद्र एकदम घबराकर सामने आ गया कि मैं सूख जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए उसने रामचंद्र जी को बताया कि मैं रास्ता दे रहा हूं, आपके पास नल और नील 2 हैं जो पत्थर फेंकेंगे और मुझ पर तैरेंगे, उनको वरदान। तो भय बिन होए ना प्रीत का यही मतलब है। और यही इस बार भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझाया कि भाई, हम आपको छोटी मोटी दंड देकर, पनिशमेंट देकर, कभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, कभी आप पर हम एयर रेड करके छोड़ रहे हैं कि शायद आप समझेंगे, मगर उसने समझने से जब इनकार किया और इस बार पहलगाम किया, तो जिस तरह कहा गया कि पाप का घड़ा भर चुका था, उसको फूटना था। और भारत ने बहुत उस पर संयम बरतते हुए भी इतना क्षति और इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया। सबसे बड़ी मुश्किल तो तब हुई विजेंद्र, जब पाकिस्तान को लगा कि केवल 8 हमारे एयरफील्ड ही नहीं, फॉरवर्ड एयरफील्ड और मेन एयर बेसिस, बल्कि किराना हिल्स तक हमारी मिसाइल पहुंच गई, तब वो थर्राया और उसने अपने हथियार डाले। और हमारे पास उनके डीजीएमओ का गिड़गड़ाते हुए फोन आया कि इसको फायरिंग को रोका जाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनिल माथुर जी, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में एक और चीज़ की गई कि हमने अभी भी आपके यहाँ के आतंकी ठिकानों को लॉक किया गया है, हम फिर से आएंगे, अगर वहाँ से भारत के खिलाफ कोई साजिश हुई तो हम फिर अंदर आकर मारेंगे। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अभी जैसे कर्नल अनुपम ने बताया, ये सुंदरकांड की 57वां दोहा है सर, जिसमें जब सब तरह से विनय करने के बाद 50वें दोहे में तो बल्कि
लक्ष्मण जी ने उनको चैलेंज किया था रामचंद्र जी को कि आप इतने विनम्र मत बने, ये जड़ है, जड़ बुद्धि है ये समुद्र। तो भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा संयम रख लेते। वही इंडिया ने किया कि ठीक है, इसके आतंक जब तक ये पहलगाम नहीं हुआ था, आप समझ लीजिए वो लास्ट अपने कफन में उसने आखिरी ताबूत में अपने डाल दिया था, आखिरी कील। तो अब उस समय अगर फिर भी हम क्षमा करते रहे तो हमारे उसने 26 बेकसूर और बिना हथियार के लोग जो बैठे थे, टूरिस्ट थे वो, उनको मारने का ऐसा विश्व में कहीं ऐसा घिनौना उदाहरण नहीं है। अगर फिर भी अगर हम शांत रहते तो फिर उसको कहीं हमारी शांत होने को कायरता ना समझा जाए। तो इस समय भारतीय सेनाएं, तीनों सेनाएं ज़बरदस्त दबाव दे रही हैं उनका। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, जिस तरीके से हमारी सेना ने जवाब दिया, आपको लग रहा है कि सबसे बेहतरीन उदाहरण बीते 20 सालों के अंदर कि आतंकवाद के खिलाफ इतना इम्पैक्टफुल एक्शन हमारी सरकार के कहने पर सेना ने लिया और फेयरलेस लिया? देखिए, निश्चित तौर पे विजेंद्र जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछले कई वर्षों में हमारी सेना जिस प्रकार से उन्नत हुई है, चाहे वो तकनीक के स्तर पे उन्नत हुई है, चाहे वो मोरल के लेवल पे हाई हुई है, तो जिस प्रकार से पूरे संपूर्ण पहलगाम हमले के बाद में संपूर्ण विपक्ष सहित 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी को अधिकृत किया कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा हुआ है, आप निश्चिंत होकर के जो है शत्रु पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और विपक्ष के और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से तीनों सेनाओं को बिल्कुल फ्री हैंड दिया और तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से पहले दिन जो कार्रवाई करी और आतंकियों को का सर्वनाश करके पटक दिया, उसके बाद में जिस प्रकार से हमने लगातार मीडिया चैनलों पे भी खबरें देखी कि जिस प्रकार सेना हमारी आगे बढ़ती जा रही थी और हमारी सेना ने जो है लगभग पाकिस्तान की स्थिति यह कर दी कि पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं छाप स्वतंत्र वाली स्थिति सांप की पाकिस्तान की हो गई। उसको यह ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं का मनोबल इतना ऊंचा था कि जैसा कि हमारे देशवासियों की उम्मीदें थी और जैसा कि तमाम मीडिया चैनल्स भी दिखा रहे थे कि अब पीओके अब हमारे से दूर नहीं है। हमारी सेनाओं को बताया गया कि हमारी सेनाओं ने जो है कार्रवाई इस स्तर पे की कि पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के समर्थक देश तक थर्रा गए और जो पाकिस्तान के कुछ जो छुपे हुए जो देश थे उन्होंने पाकिस्तान को छुपे हुए तरीके से जो है उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। परंतु उसके बावजूद हमारी भारतीय सेना का जो शौर्य है निश्चित तौर पर पूरे विश्व ने देखा और हमारे भारत के साहस को, भारतीय सेना की हिम्मत को और हमारी जो अकूत टेक्नोलॉजी है उसको निश्चित तौर पर सराहा गया। परंतु देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय सेना ने तो हमारा मान ऊंचा कर दिया, परंतु जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ उसने जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था उसने निश्चित तौर पे हमारा सिर जो है पूरे विश्व के सामने नीचे झुकाने का काम किया। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका जो कि हमारे भारत के मसले में शुरू से टांग अड़ता आया, चाहे पुर्तगाल का मसला हो, चाहे अरुणाचल का मसला हो, चाहे सिक्किम का मसला हो, चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, जिस समय हम लोग संसाधन विहीन थे उस समय हमने उस अमेरिका की बात नहीं मानी। जिस समय हमारे पास खाने के गेहूं नहीं थे, अमेरिका ने हमारे को 65 में कहा कि मेरी बात मान जाओ वरना मैं तुम्हारे गेहूं बंद कर दूंगा। तब शास्त्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि एक टाइम खा लो, कम खा लो, भूखे रह जाओ, पर देश का सिर जो है नीचे नहीं मत झुकने दो। उसी बाद में 71 की लड़ाई में आपने देखा कि अमेरिका ने वापस हमको धमकी दी, इंदिरा गांधी जी ने जो है अमेरिका की धमकी में आने से मना कर दिया। अमेरिका ने हमारे को धमकाने के लिए 7वां बेड़ा जो है वो बंगाल की खाड़ी में ला करके खड़ा कर दिया। उसके बावजूद हमारी भारत की सेना का शौर्य था कि जिसने पाकिस्तान के ना सिर्फ 2 टुकड़े करे बल्कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। परंतु देखिए आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा देश सुनिए विजेंद्र जी, हमारा देश संधि कर रहा है, हमारा देश जो है सीज फायर की बात कर रहा है, परंतु घोषणा उसकी वो अमेरिका कर रहा है, जिस अमेरिका को हमारे भारत अब तक जो है धत्ता बताता है, जिसको हम लोग अपने स्वाभिमान को हर ऊंचा रखते हैं। निश्चित तौर पर देखिए भारद्वाज जी भाई पहले तो 94,000 सैनिक है ना, 90,000 नहीं है हमारी सेना, हमारी सेना 4,000 बहुत होते हैं। अरे सुनिए तो सही भाई, अब चलिए क्रोनोलॉजी के साथ ही समझते हैं। हालांकि हमारे साथ विकास बारट भी, लेकिन आपने 3 युद्ध का जिक्र किया। 1965 हमने जीता सर, जीता ना सर? निश्चित तौर पर जीता। क्या हम पीओके वापस लाए? हाँ या ना? नहीं। पीओके तो, अरे सुनिए सर, प्लीज एक बार बताइए ना, प्लीज एक बार सुनिए सर। अरे सर एक बार भाई, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना विजेंद्र जी। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं भाई, हमारे भारत की मीडिया तो कह रही थी कि रावलपिंडी पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बंकर में घुस गया। भारतीय मीडिया तो ये खबरें दे रहा था बिल्कुल पीओके आने वाला है, फिर पीओके लाए बिना आप कैसे शांत बैठ गए? पूरे देशवासी इस बात को जानना चाहते हैं तो मीडिया की गलती को, देश के सामने सरकार ने सरकार के साथ। अब से पहले जब आपको
भारद्वाज जी, चाइना की लड़ाई चल रही थी, पौरुष भारद्वाज जी, लड़ाई के पौरुष चलते भारद्वाज जी, हुए विपक्ष की मांग पे पौरुष भारद्वाज जी, बैठक नहीं बुलाई गई। अरे भाई रुकिए जरा, पौरुष भारद्वाज जी, आप मुझे इस बात का पौरुष जवाब भारद्वाज जी, दीजिए कि पहले की सरकार अगर भाई, पीओके नहीं ला पाई तो इस सरकार ने बहुत पीओके लाने अच्छे। से पहले कैसे सरेंडर कर दिया, इस बात का जवाब दीजिए। 1965 के अंदर हम जंग जीते, पीओके नहीं आया। 1965 की जंग के खत्म होने के 4 महीने बाद ताशकंद हुआ, शास्त्री जी की एक अलग तरीके से वहां मृत्यु हुई, ना पोस्टमार्टम हुआ, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, शास्त्री जी को दाह संस्कार कर दिया गया और यह देश नहीं विश्व में इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा हुआ। 1971 के अंदर, 1 मिनट भाई कोई नहीं बोलेगा, 1971 के अंदर 94,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास से 3 साल तक हमने उन्हें चाय भी पिलाई, ब्रेकफास्ट भी कराया, लंच भी कराया, डिनर भी कराया। उसके बावजूद हम ना पीओके ले पाए थे और हमारे जो 200 के आसपास सैनिक जो पाकिस्तान के वहां बंदी थे, 94,000 छोड़ने के बावजूद हम उनको भी रिहा नहीं करा पाए थे। यह सच्चाई है। नहीं, और सच्चाई का जवाब 1965, मैं 1 मिनट भाई, आपने कहा कि 1 3 साल मिनट, तक, आपने कहा कि 1 मिनट, 3 साल तक 14 1 मिनट, आप जाने दीजिए 1 मिनट, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। चलिए एक तस्वीर पीछे डालिए भाई, एक तस्वीर पीछे और डालिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेना को सेना के साथ रहने दीजिए, सियासतदानों के चक्कर में मत पड़िए। ये जरा देखिए 2004 से और 2014 के बीच में ये तमाम टेररिस्ट अटैक है जो हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, जिनमें अयोध्या टेंपल अटैक है, वाराणसी बॉम्बिंग है, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग है, हैदराबाद बॉम्बिंग है, जयपुर बॉम्बिंग है, मुंबई अटैक है, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट है, वाराणसी बॉम्बिंग है, मुंबई बॉम्बिंग है, दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग है, हैदराबाद बॉम्बिंग है। बम विस्फोट भारतीय जनता पार्टी की इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इनके बावजूद एक भी बायलैटरल डिस्कशन को पाकिस्तान के साथ नहीं रोका गया। 1 मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, भाई फैक्ट तो रखने दीजिए। फैक्ट मेरे भी फैक्ट आने फैक्ट तो, हाँ तो आपकी बारी आए तब बोलिएगा, आपकी जब बारी आए तब बोलिएगा। कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, बराक ओबामा ने अपनी बाकायदा बुक के अंदर डिस्कशन किया है और रिटर्न है, ऑन रिटर्न है कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब मुंबई अटैक के बाद कहा गया कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो क्या कि फलाना पार्टी को फायदा हो जाएगा। मैं इसलिए अपने देश को कह रहा हूं कि भाई सरकारें अपने तरीके से फैसले लेती हैं और सेना अपने तरीके से जंग लड़ती है। अब जरा बताइए विकास बारट, जो ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर टू बी कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, बहुत सारे जवाब तो आपने दे दिए विजेंद्र जी, और जनता की आंखें खोलने का काम आपने भी किया। वैसे लोग आजकल बड़े जागरूक हैं तो सब कुछ देखते भी हैं। शायद विश्व के अंदर पहला ऐसा देश होगा जिसने अपने नागरिकों के ऊपर हुए इस प्रकार के कायराना हमले का 23 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर अंदर एक परमाणु हथियारों से लैस देश में जाके और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, और बिना किसी खतरे को खतरा मानते हुए, हर प्रकार के खतरे से लड़ने का दम भरते हुए भारत की सेनाओं ने भारत के नेतृत्व के अंडर जो है वो इस प्रकार के कार्य को किया। और आप देखिए, जब उन लोगों ने हमारे ड्रोन भेजे तो हमने उनके एयरफील्ड्स तबाह कर दी, उनके विमान खड़े करने के कैरियर्स तबाह कर दिए, उनके जगह। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हु द हेल इज ट्रम्प, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आके कहेगा कि मैं संधि कर रहा हूं। मैं बताता हूं विजेंद्र जी, वैसे तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 20 देशों ने प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हर स्थिति में भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब हमारी सेनाओं ने कहर बरपाना शुरू किया तो पाकिस्तान के पास कोई, भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सब कुछ भारत के पक्ष में था तो इसकी घोषणा भारत क्यों नहीं कर रहा है? अरे कि पाकिस्तान के डीजेमओ गिड़गिड़ा रहे हैं, वो हमसे बातचीत करने को तैयार है, मुझे 2 मिनट, और हम राष्ट्र के लिए संधि कर रहे हैं, क्यों नहीं है? देखिए मुझे 2 मिनट दीजिए तो सही। ट्रंप तो देखिए अब किस प्रकार का ट्रंप का अमूमन व्यवहार रहता है, वो सब मीडिया के थ्रू आप लोगों को दिखाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के, सुनिए मेरा जवाब, ट्रंप ट्वीट करता है, फिर पाकिस्तान डीजेमओ ट्वीट करता है, और उसके लंबे टाइम के बाद भारत रिएक्ट करता है। मेरी बात सुनिए तो सही विजेंद्र जी, पाकिस्तान की सेनाओं ने उनके ऊपर हुए जो हमले भारतीय सेनाओं ने किए, उनसे भयभीत होकर उन लोगों ने कहां बात करी है, हमारा कंसर्न नहीं है। करी होगी उन्होंने अमेरिका बात। हमारे पास जब वहां के उपराष्ट्रपति और वहां के रक्षा सलाहकार ने जब हमारे अधिकारियों को फोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग सीधे संपर्क करेंगे। जब पाकिस्तान के एनएसए ने बात करनी चाहिए अजीत डोवाल जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डीजीएमओ जो है वो अपने समकक्ष भारतीय अधिकारी से बात करेंगे, जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशंस के। उन्होंने बात करी तो हमारे डीजीएमओ ने जो है वो साफ शब्दों में कहा कि ये किसी प्रकार का सीज फायर नहीं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग मानी जा सकती है, वो भी इस वादे पे
कि आप लोगों की तरफ से कोई उकसावे की हरकत नहीं होगी, और यह सीधा कहा कि अगर भारत के अंदर दोबारा किसी भी प्रकार का आतंकवादी एक्ट भी होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा इन शर्तों के ऊपर। भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो फिर ड्रोन ही ड्रोन थे चारों तरफ। तो हमने जवाब दिया ना सर, हमने जवाब दिया ना, उनके ड्रोन्स थे तो हमने जवाब दिया ना, हम चुप कहां बैठे? और हम तो आज भी कह रहे हैं। बातचीत का मतलब क्या निकला, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। 1 मिनट पौरुष भारद्वाज। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, क्या भारत सरकार ने अपने स्तर पे ये जवाब दिया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत के फैसले अमेरिका या रशिया या कोई तीसरा देश नहीं लेगा, भारत अपने फैसले करने वाले समय क्या आपकी सरकार के द्वारा अमेरिका की सरकार को जवाब दिया गया? अरे बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया ना महाराज। विकास पौरुष भारद्वाज, मैं संयमता के साथ कह रहा हूं, ना अनुपम जी आपको टोक रहे हैं, ना आपको अनिल जी टोक रहे हैं। 1 मिनट भाई, ना विकास टोक रहा है, ना मैं टोकूंगा आपके बारे में। आप किसी को नहीं टोकेंगे, डिबेट को चलने दीजिए, पब्लिक के बीच में मैसेज आने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं। विकास अब जरा बताइए भाई, जब डीजीएमओ के साथ बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, फिर ड्रोन कैसे उड़े? और अगर ड्रोन उड़े तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं? एक्ट ऑफ वॉर का जवाब दिया ना विजेंद्र जी, जब उनके ड्रोन उड़े तो अपन ने उनके एक्ट ऑफ वॉर का अपनी सेनाओं ने जवाब दिया है। कौन सा ड्रोन विस्फोट कर पाया? हमने वहां पर भी शेलिंग करी है, उनके 35-40 आर्मी के अधिकारी मार गिराए, उनके वहां पर एयरफील्ड तबाह कर दिए, उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और किस प्रकार का जवाब दे सकते थे भाई? हमने उनके घर में घुस के मारा, उन लोगों ने रिटेलिएट किया, हमने उनका ड्रोन भारत की जमीन पे कहीं गिर नहीं पाया, उनको हवा में मच्छरों की तरह हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हमारी आर्मी ने मार गिराया। हमने उसके बावजूद उनके एयरफील्ड तबाह कर दिए, उनके सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए, उसके बाद वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब अब आप हमला रोक दो, अब मत मारो। तो हम तो बताइए, हमने खोया क्या? हमने हमारे सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त किया, हमारा बदला लिया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए, जो पुराने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उन आतंकवादियों को मारा, उनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया। सिंदूर का मकसद पीओके लेना नहीं था। पीओके लेना, देखिए पीओके लेना, उसके लिए स्ट्रेटेजी भारत सरकार था या नहीं था? मैं सिर्फ पीओके लेना, हमने तो सीधा कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे घर में घुस के हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, हमने उनके घर में घुस के उनको मारा। अनुपम जेटली जी, मेरे 2-3 सवाल हैं सर। भाई जब पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि ट्रंप ट्वीट क्यों करता है पहले। तो मेरा पहला सवाल तो ये, और वो ट्रंप जिस पर हम ट्रस्ट कर रहे थे, फिर वो कश्मीर का राग अलापता है। दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर डीजीएमओ पाकिस्तान की बातचीत हो गई और वो सीज फायर के लिए मान गए, तो फिर सीज फायर का अगले 3 घंटे में उल्लंघन क्यों, और फिर अगली रात फिर उल्लंघन क्यों? ठीक है, पहला आपके सवाल का जवाब, ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया। देखिए, ट्रंप की आप स्थिति समझने की कोशिश करें। भारत ने ट्रंप को साफ मना किया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम केवल द्विपक्षीय वार्ता में सम्मिलित हो सकते हैं। पाकिस्तान डायरेक्ट हमसे बात करे तब हम इस पर कुछ आगे गौर फरमाएंगे। ट्रंप जो है वो अपने 2-0 शपथ काल में उन्होंने अनाउंस किया कि 15 दिन के अंदर मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जो यूरोप वॉर है, उसको रुकवा दूंगा। वो पूर्णतया फेल हुए। फिर उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट का वॉर, हमास और इजराइल का रुकवा दूंगा। इजराइल उनका काफी बड़ा अलाई और स्टूज माना जाता है। इजराइल ने भी उनकी नहीं सुनी और उनकी बात निरस्त हो गई। अब वो जल्दी में थे कि किसी तरह मैं दुनिया को दिखाऊं, आई एम स्टिल द अमेरिका इज द बिग ब्रदर। ट्रंप की बात हिंदुस्तान ने मानने से इनकार किया है, और हिंदुस्तान के कहने पर, उनके मना करने पर ट्रंप को मजबूरन उनके रूबियो मार्को को और वेंस को कहना पड़ा होगा पाकिस्तान से कि भाई हिंदुस्तान बात नहीं मानना, आप डायरेक्ट बात करिए। 1.5 दिन ट्रंप ने बोला है, 1.5 दिन हमने 1 दिन और 1 रात बात करी, भारत नहीं माना। मगर जब डीजीएमओ ने फोन किया, द्विपक्षीय वार्ता शिमला समझौते के मुताबिक, हालांकि पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ा, हम अभी भी उस द्विपक्षीय वार्ता पर अडिग थे और हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को, गिड़गिड़ाने को माना। और उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने फौज को नोट किया कि ठीक है, अभी कुछ समय के लिए कुछ शर्तों के साथ आप इसको विराम कर सकते हैं शस्त्रों को फायर करने से। नहीं सर, यहां फिर एक सवाल है मेरा। जब सेना को फ्री हैंड था तो क्या सेना ने डिसीजन लिया है ये कि भाई अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है तो हम सीज फायर को मानते हैं, या सेना ने सरकार को ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, आप डिसीजन दीजिए, हम उसको मानते हैं? दोनों में अंतर है सर। मैं आपको साफ करता हूं, देखिए ऐसा है, भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। यह फर्क है।
हमारे यहाँ फौज जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अधीन है। पॉलिटिकल लीडरशिप जब हाँ करेगी, नॉट करेगी कि आप युद्ध के लिए तरफ आगे बढ़िए, तो युद्ध किस तरीके से होगा, कैसे होगा, किन ठीक। हथियारों के साथ होगा, कितने दिन चलेगा, ये सेना डिसाइड ठीक है सर, मेरे पास वक्त की जब कमी है। युद्ध एक और होगा- सवाल आपसे, ऑपरेशन सिंदूर में क्या दूर दूर तक कहीं पीओके था? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी जिम्मेदारी उठा रहा हूं बतौर मीडिया कर्मी। यह सच है कि इंडियन मीडिया ने एक्सेसरेट किया और वो कुछ दिखाया जो शायद नहीं हुआ, और उससे परसेप्शन क्रिएट हुआ, और सेना को इस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी क्योंकि मीडिया ने एक अलग परसेप्शन क्रिएट किया। वाकई में मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि सेना का एक पिन पॉइंट टारगेट होता होगा किसी भी ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन कंप्लीट, वो ऑपरेशन खत्म। तो यहां आतंकियों के खिलाफ होगा ना सर ऑपरेशन जो खत्म किया गया होगा? इस ऑपरेशन सिंदूर के हमारे देश की लीडरशिप ने 2 उद्देश्य दिए थे। नंबर 1, आतंकवाद की कमर तोड़ो। क्या हमने तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा। और आतंकवाद के अड्डे जिनको आज ठीक है। तक 75 साल के अंदर कभी एड्रेस नहीं किया, बहावलपुर तक जाके और जैश ए मोहब्बत और लश्कर ए तैयबा के ये जमातुल दावा जिसका नाम बाद में बन गया था, उनके अड्डे तोड़े। और सबको पता है जो सैटेलाइट पिक्चर दिखाई गई कि ठीक। किस तरीके से उनके जो महल और मस्जिदें तोड़े गए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए, छतें तोड़ दी गई मिसाइल से। और उसके अलावा दूसरा जो हमारा था, दूसरा हमारा उद्देश्य लड़ाई का था, अगर कोई आका उनके आतंकवादियों की मदद करता है तो उससे भी निपटा जाए। हमने पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स दोनों को तसल्ली से डिस्ट्रॉय किया। जहां उन्होंने आतंकवाद की मदद करने की कोशिश की, 8 एयरफील्ड, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और किराना हिल तक, जहां पे कि उनके परमाणु हथियार रखे हैं, वहां मुहाने तक हम पहुंच गए। तब ये गिड़गिड़ाना शुरू हुआ। और हिंदुस्तान की जो फौज है वो हमेशा एक पॉलिटिकल देश की लीडरशिप के नीचे है। फौज कूटनीति का एक अंग है। फौज कभी भी किसी देश को जो है मजबूर नहीं कर सकती किसी चीज के लिए। वो कूटनीति का अंग है जो मजबूर करके, डरा के, धमका के, डिस्ट्रॉय करके टेबल पर ला सकती है, बातें करने के लिए, वार्तालाप के लिए, नेगोशिएशंस के लिए। वही फौज ने करके दिखाया है। ठीक है कर्नल अनिल माथुर जी, सर बताइए क्या वाकई में, क्योंकि मैं इसको लेकर पिछले 5 दिन से लगातार सोच रहा हूं कि भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया गया तो ये परसेप्शन कहां से आया कि हम पीओके ले रहे हैं। मैं एक बार के लिए चलिए मान लेता हूं क्योंकि देश लंबे वक्त से सोच रहा है कि शायद पीओके आएगा। हमारे गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि भाई पीओके अभिन्न अंग है। बाकायदा एक कलेक्टिव बैठक के अंदर भी डिसीजन हमारी हुक्मरान ले चुके हैं कि पीओके हमारा है। तो शायद जिस तरीके से अटैक हुए और जिस तरीके से फिर ड्रोन के बाद अटैक हुए तो शायद एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि क्या पता। लेकिन सेना एक सेलेक्टिव गोल के साथ काम करती है। आपको लग रहा है कि परसेप्शन और सिलेक्शन के बीच में आकर देश इस तरीके से कंफ्यूज हुआ? पीओके मैं अपने जब फौज के सबसे पहले कैरियर में सबसे पहले मैं पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही था और मैं देखता था पीओके का क्या हाल है। तब तक ये अर्ली 80s की बात है और इस समय जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो तरक्की हुई है तब तक 1980 के दौरान तक मैं बता रहा हूँ कि 47 से मार्क्ड डिफरेंस वाज देयर। द अदर साइड ऑफ पीओके वाज एब्सोल्युटली इन शैम्बल्स, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जबकि वो आज़ाद किसी भी ढंग से नहीं है। उनकी जो वहाँ के उन्होंने एक टिटलर प्रधानमंत्री बना रखा है जो कि सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना विदेश नीति है, ना गृह उसके कंट्रोल में, ना आर्मी उसके कंट्रोल, ना पुलिस उसके कंट्रोल में। वो एक तरह से सिर्फ खाली बैठा हुआ है। वो वैसे ही नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के अंडर रहें। अब बात रही कि हमारी इस वाले जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम उसका एम प्लस अभी से लेना शुरू कर दें, उसका इंटेंट दिखाएं, तो ये थोड़ा सा प्री मैच्योर हो जाएगा। हो सकता है हमारे जो तीनों सेनाओं और बल्कि जो नेतृत्व है इस समय और देश की विल ऑफ द नेशन है वो यही है कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इस आतंकवाद का और आने वाले समय में खुशहाली चाहिए कश्मीर में, मैं तो कहता हूं कि अभी कश्मीर हमारे पास है। अगर पीओके मिल गया तो वो ग्रेटर कश्मीर हो जाएगा। तो हम उस ग्रेटर कश्मीर के सपने को देखते हुए अभी अपने वी शुड नॉट लेट आवर हैंड्स ओपन दैट दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडिंग। आई एग्री विथ यू दैट द परसेप्शन बिहाइंड दिस शुड बी, इट विल बी स्लाइटली टू प्री मैच्योर टू
give our intent to the Pakistanis, and they're waiting for this. And Trump will be the first one in case he comes to know our intent of occupying, taking back the Pakistan occupied Kashmir. और ट्रंप सर 10 सेकंड और लूंगा, बोलिए बोलिए। ट्रंप 1971 देख लीजिए सर, 65 देख लीजिए, 65 में उसने पैटर्न टैंक दे दे के उसको पूरा भर दिया था। इतने पैटर्न टैंक दिए कि उसके पास चलाने वाले भी नहीं थे, उसकी कैवलरी के पास, पाकिस्तान के पास। और उसके इस तरफ हमारे पास 71 में उसने भर दिए एयरक्राफ्ट हमारे अगेंस्ट। फिर उसके बाद जब उसने देखा भारतीय सेना, तीनों सेनाएं बुरी तरह पाकिस्तान को कुचल रही हैं और बांग्लादेश अगले 1 हफ्ते में कट के उससे अलग होने वाला है, तो उसने अपना 70 जो उसने एंटरप्राइजेज अपना युद्धपोत, जो ठीक है, युद्धपोत 7th फ्लीट भेजा था। अगर हम उसके ऊपर आज विश्वास कर लेते, वो कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, हरगिज नहीं। हम दोनों देशों के पास अच्छा अपना दिमाग है, हम खुद शांति चाहते हैं, दोनों देश चाहते होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वहां आतंकवाद मैं अपनी तो मानता हूं सर, उसकी नहीं मानता कि उसको शांति चाहिए। सर किसको? पाकिस्तान को शांति। अरे पाकिस्तान को ओम शांति चाहिए सर। अब ओम शांति तो हो जाएगी सर, देखते हैं ना आने वाले समय में। तीनों ये यूनिफॉर्म वाले पीछे देख ही रहे हैं आप, ये नहीं छोड़ेंगे। मगर फिलहाल हमको अगर ये सॉल्यूशन देखना है तो आतंकवाद को सही करारी चोट दी थी, और उसी को, और बल्कि फेज 2 और फेज 3 भी आतंकवाद को ही बर्बाद करने के लिए होना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भय बिनु होई ना प्रीत, क्या वाकई में जो किया गया उसके पीछे के मायने थे। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप सीधा जंग के मैदान में, कभी कभी एक रिहर्सल होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो किया गया है वो एक रिहर्सल के तौर पर है, जिसकी वजह से ये समझा जाए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया का कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है, पहली चीज। दूसरी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। तीसरी, इस स्थिति में भारत की वीकनेस क्या है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर इस तरीके की जंग होती है तो फिर हम कितने दिन में उसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना दूसरों के हस्तक्षेप से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो जख्म दिया गया है उसमें क्या वाकई में हमसे कहीं ना कहीं पब्लिक तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में गलती हुई, जिसकी वजह से सारा परसेप्शन क्रिएट हुआ। क्योंकि इस तरीके की घटनाओं में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक बड़ी भूमिका होती है, पीआईबी की एक बड़ी भूमिका होती है। हालांकि पीआईबी ने अपनी तरफ से फैक्ट चेक किए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की, उसके बावजूद एक नैरेटिव सेट हुआ। लेकिन इन सब के बीच में जो नैरेटिव हमने दुनिया के सामने सेट किया है वो ये है कि भय बिनु होई ना प्रीत। क्योंकि दुनिया के सामने बीते कुछ वक्त से संदेश था कि भारत रिएक्ट नहीं करता है, भारत शांति प्रिय देश है, भारत युद्ध नहीं बुद्ध की राह पर है। लेकिन वो भूल गए कि शांति की स्थापना के लिए महाभारत भी होती है और रावण का वध भी होता है। शांति की स्थापना के लिए बुद्धा खुद अपनी 5 फिंगर्स टेक्निक अपनाते हैं। वो भूल गए कि भारत सक्षम है, इसलिए सहनशील है, और इसीलिए जब दुनिया को लगा कि नहीं भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा रिएक्शन दिया जिससे ना सिर्फ ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो मध्यस्थता के लिए गिड़गिड़ाने लगे, बल्कि पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाने लगा। अमेरिका मध्यस्थता के जरिए अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, और यह सब भारतीय सेना का साहस है। हम लगातार इसी पर बात करें हैं। विकास बारट हमारे साथ हैं, पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, अनिल माथुर जी हमारे साथ हैं, और अनुपम जेटली जी हमारे साथ हैं। पौरुष, जब सरकार को विपक्ष की तरफ से एक लाइन में यह कहा गया कि आपके हर फैसले के साथ हैं, हमारी तरफ से कोई इफ एंड बट नहीं है, तो जब फैसला सरकार ने लिया रिएक्ट करने का, फैसला जब लिया आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद करने का, फैसला जब लिया इसको रोकने का, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन क्यों? नहीं, देखिए, क्वेश्चन हमने सेना की कार्रवाई पर कभी नहीं उठाया, और हमने तो प्रधानमंत्री जी को यहां तक की भी बात कही थी कि यदि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते हैं और अगर आपसे कहीं कुछ चूक भी हो जाती है तो भी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, आप इस बात को मानिए कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की मुक्त कंठ से आवाज थी कि ये पाकिस्तान खत्म चाहिए। आप भले मीडिया के नैरेटिव के लिए आप माफी मांग रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, परंतु ये वास्तव में देश की भावना थी कि जिसको मीडिया ने भी आगे बढ़ाने का काम किया।
कांग्रेस पार्टी तो साथ खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है पीओके क्या लेंगे, आप तो इस्लामाबाद तक जाइए ना, कांग्रेस पार्टी साथ है। और भगवान नहीं करे अगर आप वहां से हार के भी वापस आते तो भी हम आपके साथ थे। हमें दिक्कत यहां पर हुई, सुनिए हमें दिक्कत कहां पर हुई, हमें दिक्कत हुई कि आप हमारे भारत का जो इतिहास था, गौरव था कि हमने हमारे निर्णय खुद ने लिए। पहले तो अपने शब्दों पर विचार कीजिए, पहले अपने शब्दों पर विचार कीजिए। मेरी भारत की सेना सपने में भी हार कर नहीं आ सकती है, किंतु परंतु तो है ही नहीं। पौरुष भारद्वाज जी, इस सोच को बदलिए सर, सोच को बदलिए इसको। हमारी सेना सपने में भी हार कर नहीं आ सकती। वापस मैं आपके पास आऊंगा विकास, मैं आऊंगा आपके पास। विकास, क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई जो संदेश सरकार जनता को देना चाहती थी वो संदेश कहीं मिस हुआ है? क्योंकि देखिए, जनता सरकार के साथ थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ थी, और अगर सवाल सोशल मीडिया पर या कहीं से उठ रहे हैं तो क्या उस इमोशन को सही तरीके से पब्लिक के बीच में पहुंचाने के बीच में कोई हर्डल्स आए? क्योंकि जब 9 ठिकाने मारे गए थे ना, पूरे हिंदुस्तान में जश्न था। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ कि एक ताशकंद समझौते का अभी जो जिक्र हुआ था, ये ताशकंद कौन से देश के अंदर पड़ता है, आप बताइए। दूसरा, अमेरिका ने जब अपना 7th फ्लीट भेजा तो जिस देश ने मदद करी, कहीं ये उसी देश के अंदर तो नहीं है ताशकंद? दूसरा, प्रधानमंत्री वहां पर मारे गए, उसके बाद जब नई सरकार गठन हुई तो संविधान की प्रीएम्बल में चेंज हुआ और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, जबकि भारत तो कोल्ड वार में किसी भी विचारधारा के साथ नहीं था। आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं अरे हमने तो सिरे से खारिज किया कि अमेरिका नहीं, किसी की भी हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे जिसको भी हमसे करनी हो। लेकिन आप बताइए, ताशकंद में समझौता करते हैं, प्रधानमंत्री वहां मर जाते हैं, उनके परिवार मांग करता है जांच की लेकिन नहीं हो पाती, और फिर संविधान की प्रीएम्बल के अंदर बदलाव करके समाजवाद शब्द जोड़ा जाता है। आप लोग बात करते हैं विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये आज सवाल उठाते हैं, अरे भैया 300 नागरिक मारे गए थे बंबई हमलों के अंदर, जयपुर हमलों में 60 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, अहमदाबाद में चलती ट्रेनों में भारत के किस कोने में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई? आप ले लेते ना पीओ के वापस अगर दम था तो। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, यही सेना थी। लेकिन ये सैनिक खड़े हैं, ये कहते थे कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, कश्मीर में लोग पत्थर फेंकते थे इनके ऊपर, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। आतंकवादी उधर से फायर आता था लेकिन वापस जवाब रिटेलिएट नहीं कर पाते थे, रोक होती थी, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से। लेकिन आज सेना को पूरी आजादी है कि अगर उधर से गोली आए तो गोला जाएगा। यह कहने वाला प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये जो नैरेटिव फैला है विजेंद्र जी, ये नैरेटिव इनकी सोच का है। पहले इन्होंने देश की इंटेलिजेंस पे आरोप लगाया, फिर इन्होंने सर तन से जुदा की। जो शब्दावली पाकिस्तान यूज करता है वैसा भारतीय प्रधानमंत्री का मुखौटा सर काट के इन्होंने पोस्टर बनवाया। और अब ये मरे हुए थे, इनको पता था पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे तो देश की जनता ने क्या जवाब दिया इनको, इसलिए मजबूरी में ये मुखौटा पहन रखा था। हम साथ हैं, हम साथ हैं। आ गई ना हकीकत, देख लीजिए। ये खाल ओढ़ के जो भेड़िया घूमता ना शहर की, हकीकत देश ने देखा है। आज पाकिस्तान का नैरेटिव लेके इनके नेता ट्विटर के और ऊपर और सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। एक मिनट विकास, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई पूरा देश के साथ था, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और ना जाने कहां पर उनके पूरे एयरबेस को पूरे तरीके से नस्तानाबूद कर चुकी थी, जो हम कह रहे हैं, उनके ड्रोन्स को हम मार रहे थे, उनके फाइटर जेट्स को हम मार रहे थे, और वो इतने कमजोर हो गए थे कि घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि हमसे सीज फायर कर लीजिए, तो इससे बेहतर मौका क्या होता पीओ के लेने का? और वैसे भी तो बीजेपी लगातार इसका इशू करती है ना कि भाई हम पीओ के लेकर रहेंगे, तो सुनहरा मौका था। देखिए विजेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। और दूसरा विजेंद्र जी, हमने इनको एक युद्ध में नहीं बहुत से युद्धों में हराया है। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान कहां है? आप ये कह रहे हैं पीओ के नहीं लेंगे? नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बिना युद्ध के लेंगे? मैं बताता हूं, बिना युद्ध के क्यों नहीं लेंगे। इनके पास राशन नहीं है उनको देने के लिए, पानी हमने बंद कर दिया। आप देखिए तो सही पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई, विश्व पटल पे अलग थलग है। देखो विकास, भ्रामक ना मैं आपकी तरफ से जाने दूंगा ना उधर से। आप ये कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, निरस्त नहीं, स्थगित तो कर ही दिया। तो पानी नहीं छोड़ रहे हम? पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए विजेंद्र जी, मेरी बात को सुनिए, स्थिति को स्पष्ट कर दूं। हमारे पास डैम्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड डैम्स हैं, हमारे पास नहरें नहीं है जो उस पानी को डाइवर्ट करके भारत में ला सके। लेकिन आप मेरी बात को समझिए, पहले वो पानी एक फ्लो में जाता था, हम उनको जानकारी देते थे कितना पानी कब आएगा। आज अगर हम एकदम से पानी छोड़ते हैं, अभी पिछले दिनों छोड़ा ना सर, वहां बाढ़ की स्थिति हो गई, फसलें तबाह नहीं हो जाएंगी, उस पानी का यूज नहीं हो पाएगा।
वो पानी उनको जो 80% कृषि उस पर निर्भर थी, वो कृषि उस पानी से नहीं हो पाएगी हमारी मर्जी के बिना। ठीक है, ये कंफर्म कर दीजिए कि आज के बाद हम सुचारू पानी नहीं देंगे, 3 दिन रोकेंगे, 3 दिन के बाद अचानक से छोड़ेंगे, फिर 3 दिन रोकेंगे, फिर अचानक से छोड़ेंगे। आप ये करने वाले हैं? ये तो हो ही रहा है ना विजेंद्र जी। अरे सर, ये अलग सिचुएशन, आगे भी यही करने वाले हैं? बिल्कुल, जब तक हमारी शर्तें, जो हमारी सरकार जो बातचीत रखेगी, अगर उनके ऊपर पाकिस्तान एग्री नहीं होता तो बिल्कुल कर ही रहे हैं ना। करेंगे क्या? हमने तो कर दिया सर, जो आज तक नहीं कर पाए हजारों हैं। क्योंकि जिस तरीके से सेना ने अदम्य साहस दिखाया, उस साहस के पीछे के कई अभिप्राय हैं, और इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि भाई मत पड़िए चक्कर में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ना पीओके लेने के लिए था और ना ही बलूचिस्तान को अलग करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, और उसमें हमारी सेना ने आज तक के इतिहास में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन जवाब दिया है। इसलिए क्वेश्चन मत कीजिए। आप सोचिए, हमारी सेना की वजह से हम खड़े हैं, वरना जितने ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जितने जेट्स उनके हमने मार गिराए, अगर हमारा हाल भी अगर उस तरीके के डिफेंस सिस्टम के जैसा होता जैसा पाकिस्तान का है, तो हमारा क्या हाल होता, सोचिए सर। इसलिए सेना को क्वेश्चन मत कीजिए। और भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ सर की जो बातचीत खत्म हुई है, सीज फायर के बाद पहली बार बातचीत हुई है। राजीव घई और काशिफ अब्दुल्लाह के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत की है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जिन डीजीएमओ साहब से बातचीत हुई है, काशिफ अब्दुल्लाह, उनकी पहले तो देश कितना मानता है पाकिस्तान, और देश छोड़ दीजिए, देश है नहीं, वहां की सेना और आतंकी बस 2 ही हैं। तो आतंकी कितने मानते हैं और वहां की सेना कितनी मानती है, ये एक सवाल है। लेकिन फिर भी बातचीत हुई है, और भारत क्योंकि शांति प्रिय देश है तब तक जब तक कि कोई उसे अशांत करने की कोशिश ना करे। इसलिए भारत एक बार फिर से सीज फायर के लिए मान गया। हालांकि हम पहले दिन से कह रहे हैं, एटलीस्ट फर्स्ट इंडिया कह रहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं, जो किया पाकिस्तान ने किया। और अनिल जी, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई नैरेटिव जो भी हो, सेना के अगेंस्ट नैरेटिव नहीं हो सकता। सेना ने अदम्य साहस दिखाया है। आप सोचिए, पहली बार इतिहास में, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि 1947 से मैं नहीं हूं, लेकिन 1947 के बाद से जब जब आतंकी घटनाएं हुई, मैंने इतना करारा जवाब नहीं देखा कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक किया जाए, उनके बाकायदा एयरपोर्ट्स को, एयरबेस को उड़ा दिया जाए, और इस लेवल पर जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान थर्राने लगे। हम क्यों इसको लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन कौन कर रहा है, ये मैं उनका इंटेंट और उनका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लियर नैरेटिव था हमारे पास कि आतंकवाद ने जो वहशियाना हरकत की थी, आतंकवादियों ने एक प्री प्लान्ड और एक देश में फूट डालने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए की थी, उसमें वो असफल हो गया। क्योंकि उसके 6 दिन बाद हमने वहाँ उनके ठीक अंदर जाकर जो आतंकी ठिकाने थे, जो हम मैसेज देना चाहते थे पूरे विश्व को, न केवल पाकिस्तान को, कि मकसद सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हम मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हम आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहे हैं कि ये इतना हम, ये हैं हम लोग, ये देखिए 9 के 9 हमने बर्बाद कर दिए जो हमने सोचे। एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई और एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हम। सर, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं कि हमें इसलिए भी गर्व होना चाहिए कि इससे पहले जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान डरा रहा, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसने बताया भी नहीं। इस बार वो चिल्ला रहा था कि भाई हमारे इतने यहाँ के मार दिए गए, फिर आतंकियों के बाकायदा फुटप्रिंट सामने आए कि ये मर गए, फिर बाकायदा एयरबेस के फुटप्रिंट आए कि देखिए कितनी तबाही हुई, फिर उनके एयरपोर्ट के फुटप्रिंट आए, फिर उनके जेट्स के निशान नजर आए, और फिर उनके ड्रोन्स के निशान नजर आए, और ये सब पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना। उसके बावजूद हम क्वेश्चन करते हैं। और ये बहुत बड़ी हास्यास्पद है कि चाइना हमारे कैपेबिलिटी को नकार रहा है फिलहाल, क्योंकि उसका पूरा साज सामान चाइना का पाकिस्तान के पास है। दूसरा, अमेरिका तक के जो डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी सफलता भारतीय जो हमारी वॉर सिस्टम है, एम्यूनिशन सिस्टम है, उसको नहीं मिल सकती। सिर्फ अपना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका इस समय ये हाल है चाइना और अमेरिका का। परुण जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, सियासत के लिए बहुत इशू है,
बहुत इशू है देश के अंदर, लेकिन जो इशू सीधा सेना से जुड़ा हो उसको लेकर पब्लिक के बीच में नैरेटिव गलत मत कीजिए। बाकायदा हम ईडी को लेकर कर चुके हैं, सीबीआई को लेकर कर चुके हैं, कोर्ट को लेकर कर चुके हैं। मेरी बात सुनिए सर प्लीज। विजेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर कर चुके हैं, सेना को बख्श दीजिए। विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपने जो अभी पहले अपने खुद के खतरा है ना कि भाई खुद कुछ कर नहीं पाए, राहुल बाबा की सरकार कर नहीं पाई, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात सुनो विजेंद्र जी, मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे, राष्ट्र विरोधी हो गए, खिलाफ किसने बोला? सेना विरोधी हो गए। कांग्रेस पार्टी भारत की सेना के साथ खड़ी हुई है। अरे पाकिस्तानी कांग्रेस पाकिस्तान का नैरेटिव बोलेगी विजेंद्र जी, जो पाकिस्तानी नहीं बोल पा रहे हैं वो ये बोलेंगे। अरे पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर ने बोला कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें बीजेपी को हटाना होगा। ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। चाइनीज लोगों के साथ डिनर करते हैं भाई, डिनर डिप्लोमेसी चाइना के साथ, राहुल बाबा, आंटी जी सोनिया जी, तो ये तो अपना नैरेटिव लेके बैठे हैं। चाइना और पाकिस्तान से फंडेड है भाई, वहां से वोट आते हैं, चाइना पाकिस्तान का वोट लेता है, वहां से आपने तो हमारा शीश अमेरिका के लिए इनको ये पता नहीं है। एक मिनट, अगर मैं विकास एक मिनट भाई, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, सेना जिंदाबाद। बहुत अच्छे पौरुष भारद्वाज जी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं सर, और उदाहरण दरअसल मुंबई अटैक का है। उसके बाद बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन साहब से पूछा कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो उस किताब में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि बताया गया कि भाई हमने इसलिए पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया कि कहीं वहां की अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी को फायदा ना हो जाए। आप सोचिए, आज कम से कम जवाब दिया जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर, डोजियर भेजते थे विजेंद्र जी, डोजियर तिनका नहीं फेंक पाए कांग्रेस पार्टी की सरकार, तिनका नहीं फेंक पाए। 50 घंटे के अंदर हमने तो इलाज कर दिया, चौथी बार लगातार इलाज कर दिया, इलाज। और आपकी पाकिस्तान की सरकार हिल रही है, आपका पाकिस्तान, अरे आपके पाकिस्तान की सरकार हिल रही है भैया। एक मिनट, मणिशंकर जी कहते हैं एक मिनट, हमने तो इलाज कर दिया, करना है। एक मिनट तो इलाज किया है, एक मिनट विकास, एक मिनट, बिल्कुल सही बात विकास, एक मिनट। पौरुष भारद्वाज जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन जिसका आप जिक्र करें ना, वो तो शुक्र हमारे उन हवलदार का मुंबई के जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं शुक्र, वरना सैफ्रॉन टेररिज्म को लेकर, सुन तो लीजिए भाई, अरे सर सुन तो लीजिए, आपके ही वक्त के नेताओं ने, रूस ने संविधान परिभाषा बदलवा दी, 94,000 देके 200 नहीं दिला पाए, शर्म नहीं आती है। विकास शुक्रिया आपका, पौरुष भारद्वाज जी शुक्रिया आपका, अनिल जी आपका भी शुक्रिया, अनुपम जेटली जी आपका भी शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को फिर कह रहा हूं कि भाई सेना ने जो किया है वो अदम्य साहस है, सेना ने जो किया वो अदम्य साहस है। उन्होंने ना सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि दुश्मन देश की सीमाओं को लांघते हुए 100 किलोमीटर अंदर घुसते हुए बाकायदा अटैक किया। एक ऐसी सिटी नहीं है पाकिस्तान की जहां अटैक ना हुआ। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, और आप सोचिए एक ऐसा वहां का सैन्य ठिकाना नहीं जहां हमारी सेना ने दस्तक देकर गुड मॉर्निंग ना कहा हो कि चलिए हम आपको बताते हैं हमारी ताकत क्या है। लेकिन आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ था, आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया गया। सेना ने जो किया है वो इंडियन हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए क्वेश्चन मत कीजिए, इस पर गर्व कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। विनय न माने जलधि ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।